एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिको लर्निंग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। इसके पहले के वीडियोस आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज़ फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। हम इस सेक्शन की एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक्शन 7 आखिर कहता क्या है। तो सेक्शन 7 कहता है कि वो वाले फैक्ट रेलेवेंट होंगे जो कि किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के ओकेजन, कॉज यानी कि रीज़न और इफ़ेक्ट यानी कि उसका कॉन्सिक्वेंस को शो करते हैं। वो सारे फैक्ट रेलेवेंट होंगे जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की स्टेट ऑफ थिंग्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, गठित करते हैं। और वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे जो कि किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के होने के लिए अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, कोई चांस क्रिएट करते हैं। तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ये 3 कैटेगरी ऑफ फैक्ट हैं जो कि रेलेवेंट होंगे। इस सेक्शन के इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहाँ पे फैक्ट इन इशू ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को लूटा है, उसे रॉब किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि बी कुछ मनी लेके एक फेयर में जा रहा था, एक मेले में जा रहा था। रास्ते में उसे कोई पर्सन मिला जेड, और बी ने उसको बता दिया कि उसके पास इतना इतना मनी है और वो मनी को लेके एक फेयर में जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी कुछ बी ने जेड को बताया है ये एक रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि बी का जेड को बताना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि बी रॉब इसलिए ही हुआ हो क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी। तो यहाँ पे एक ऑफेंस होने का कॉज क्रिएट हो रहा है। हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये ऑफेंस हुआ क्यों, क्योंकि बी ने डिस्क्लोज कर दिया किसी पर्सन को कि उसके पास मनी है। अगर वो बताता ही नहीं तो ए को कैसे मालूम पड़ता है, किसी को भी कैसे मालूम पड़ता है कि बी के पास मनी है। इसलिए बी का जेड को बताना एक रेलेवेंट फैक्ट है और ये सेक्शन 7 में एडमिसिबल होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे फैक्ट इन इशू है, क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। तो जिस प्लेस पे मर्डर हुआ है उसके आसपास बहुत सारे कुछ मार्क्स मिले हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि किन्हीं 2 पर्सन्स के बीच में हाथापाई हुई है, कुछ स्ट्रगल हुआ है। तो ये एक फैक्ट है और ये सेक्शन 7 में रेलेवेंट है, क्योंकि ये सारे मार्क्स ऐसा शो करते हैं कि किसी पर्सन ने आके बी पर अटैक किया होगा और उसने उससे बचने की कोशिश की है। तो ये सारे मार्क्स एक इफेक्ट को शो करते हैं। स्ट्रगल एक इफेक्ट है। बी के ऊपर किसी ने अटैक किया और उसने स्ट्रगल करके खुद को बचाने की कोशिश की, तो ये एक इफेक्ट है, एक कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसलिए ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा अंडर सेक्शन 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, फैक्ट इन इशू ये है कि क्या ए ने बी को पॉइजन दिया है। तो अब क्या हुआ था कि जो ए है उसको बी के हेल्थ इश्यूज के बारे में पता है। उसको पता है कि कौन सा खाना बी को सूट करता है और क्या क्या चीज़ें बी को नहीं खाना चाहिए। उसे ये भी पता है कि बी की क्या क्या हैबिट्स है। फॉर एग्जाम्पल वो किस टाइम पे खाना खाता है, किस टाइम पे सोता है, उसको पूरा उसका रूटीन पता है। तो ये एक स्टेट ऑफ थिंग्स शो करता है, यानी कि ये जो ए है वो बी के एक रूटीन से वाकिफ़ है। तो यहाँ पे ए के पास सारी अपॉर्चुनिटी है कि वो बी को पॉइजन दे सके। तो बी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होना ये एक रेलेवेंट फैक्ट है अंडर सेक्शन 7। क्लियर हुआ आपको? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे इलस्ट्रेशंस हमें क्या बताते हैं कि सेक्शन 7 बेस्ड है ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। जिस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ह्यूमन बींग्स बिहेव करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है सेक्शन नंबर 7। अब कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो सेक्शन 6 यानी कि रेस्ट डेथ स्टे वाला वो डील करता है सेम ट्रांजैक्शन के लिए। जो भी फैक्ट हैं वो अगर सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं तो ही वो रेलेवेंट होंगे, अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होंगे।
लेकिन सेक्शन 7 का स्कोप बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है, क्योंकि ये कॉज, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी से डील करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि इस कॉज, इफेक्ट या अपॉर्चुनिटी की वजह से ही ये ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ हो। तो सेक्शन 7 का स्कोप बहुत वाइड है और कंपैरेटिवली सेक्शन 6 थोड़ा सा नैरोअर है इन स्कोप। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में। सेक्शन 6 की वीडियो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे रेफर कर सकते हैं। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये सेक्शन 6, 7 और 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों के लिए ही रेलेवेंट है। ये सेक्शन डील करता है विद टेप रिकॉर्डेड एविडेंस। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि टेप रिकॉर्डेड एविडेंस एक फोटोग्राफ की तरह होता है और इसलिए ये सेक्शन 7 में रेलेवेंट होता है क्योंकि ये किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करता है, उसके कॉज, इफेक्ट या अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करता है। इस केस में कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस भी दी थी कि किस बेसिस पे आप टेप रिकॉर्डेड एविडेंस को कंसिडर कर सकते हो, उसे एडमिसिबल मान सकते हो। तो सबसे पहले ये है कि जो टेप रिकॉर्डेड एविडेंस है उसमें जो भी कॉन्वर्जेशन है, उसमें जो भी बातचीत हुई है वो फैक्ट इन इशू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उससे रेलेवेंट है। नंबर 2, वॉइस का आइडेंटिफिकेशन। उसमें जो भी लोग बात कर रहे हैं, उसमें जो भी रिकॉर्डिंग है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हमें ये श्योर होना चाहिए कि जिस पर्सन पे हम उस बेसिस पे एक्यूजेशन लगा रहे हैं वही वो पर्सन है जो एक्चुअली बोल भी रहा है। 3 है टेप का एक्यूरेसी। जो रिकॉर्ड है हमारे पास, जो रिकॉर्ड हुआ है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसकी एक्यूरेसी होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से किसी ने कोई ऐसा पार्ट काट दिया या फिर उसमें किसी की वॉइस चेंज कर दी, उसमें कुछ एडिट कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होना चाहिए और उसकी एक्यूरेसी इंश्योर की जानी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो ही टेप रिकॉर्डेड एविडेंस एडमिसिबल होता है अंडर सेक्शन 7, अदरवाइज नहीं होता है। और यही केस भी रेलेवेंट है इन सेक्शन 6 एंड इन सेक्शन 8 ऑल्सो। नेक्स्ट केस है सिद्दीक सुमर वर्सेस एम्परर। ये बात करता है फुटप्रिंट्स के बारे में। अगर किसी पर्टिकुलर क्राइम सीन के आसपास कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं, कुछ पैरों के निशान मिले हैं, तो वो रेलेवेंट होंगे क्योंकि वो ये शो करते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया है। फुटप्रिंट होना इस बात का इफेक्ट है कि जो भी वहाँ पे लोग थे वो किस डायरेक्शन में गए हैं। नेक्स्ट केस है बॉडी पर इंजुरीज़ के बारे में। बॉडी पर कुछ चोट के निशान हैं या फिर कुछ मार्क्स हैं, तो वो किस तरीके से रेलेवेंट हो सकता है। तो जो बॉडी पे चोट के निशान होते हैं, जो इंजुरीज़ होती हैं, वो रेलेवेंट इसलिए होती हैं क्योंकि वो शो करती है कि जिस प्लेस पे या फिर जिस टाइम पे वो अकरेंस हुई है, वो घटना हुई है, वो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट था। उसकी बॉडी पर इंजुरीज़ हैं क्योंकि ये इफ़ेक्ट है उस चीज़ का कि पर्सन उस जगह पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे था, वहाँ पे उसकी प्रेजेंस को शो करता है। इसलिए ये फैक्ट सेक्शन 7 में रेलेवेंट होगा। ये बताया गया है इन द केस ऑफ चंद्रगोपाल वर्सेस स्टेट AIR 1955। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सेक्शन 7 बात करता है उन फैक्ट्स की रेलेवेंसी की जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के कॉज, इफेक्ट, ओकेजन और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। सेक्शन 7 में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगा सेक्शन 8 के ऊपर, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उसे मिस ना करें। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।